द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज़ गेटिंग स्टार्टेड। वॉल्ट डिज्नी ने यह कहा था। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए, बस यही इसका मूल मंत्र है। तो हमारे क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम विज्ञान का पहला जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो है वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ फोकस्ड हम एटमॉस्फेयर के अलग अलग जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान देंगे और अच्छे अच्छे मैप्स और चित्रों से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में आज फिट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर वी स्टार्ट लेट अस टेक सम फीडबैक, जैसा कि आप हमेशा देते हैं। कुछ टॉपिक स्पेसिफिक अगर आपको डाउट हो तो आप पूछिए, और टेलीग्राम चैनल जैसे आप देखते हैं हमेशा से कि ज्वाइन करने का हम कहते हैं आपसे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। क्विज़ेस, पीडीएफ और जो भी जिस तरह से भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं वो हम आपकी वहाँ पर करेंगे। सब्सक्राइब कर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वायुमंडल की उत्पत्ति। तो सबसे पहले शुरुआत वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की किस तरह से हुई। जैसे ही पृथ्वी ठंडी होना शुरू हुई तो सबसे पहले जो हीलियम, हाइड्रोजन टाइप की जो हल्की गैसें थी वो बाहर निकल गई। हम जानते हैं कि ये अभी हमारे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। और उसी जगह पे, उसी दौरान बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी या वॉल्केनो हुआ। तो वॉल्केनिज्म की वजह से क्या हुआ, डी गैसिंग यानी हवा बाहर निकली, या दूसरी जो गैसेस थी वायु वो बाहर निकली। नाइट्रोजन, सल्फर और वाष्प वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ये सब अब भर गई, पूरा वातावरण इससे भर गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वाष्प था, वाटर वेपर था, ये सब कंडेंस होने लगा। इनसे बने बादल और बादल से हुई वर्षा। तो जैसे जैसे इन बादलों से वर्षा होती गई, उस वर्षा के पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वातावरण में घुली हुई, वो उनके साथ घुलते हुए धीरे धीरे कहाँ पर, ये हमारे ओशियंस पे या महासागरों में जमा होती गई। और उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी, वो बैक्टीरिया के श्वसन के कारण, रेस्पिरेशन के कारण, इसकी वजह से ऑक्सीजन का एक तरह से जो मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, वो बढ़ती गई। वो किस टाइप का था, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। ये इस तरह का बैक्टीरिया जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, या अवायु, यहाँ पे वायु की उसको ज़रूरत नहीं होती, और उसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो निकलता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा प्रेजेंट वातावरण या वायुमंडल। इसमें 78%, 78% नाइट्रोजन है, लगभग 20-21%, 20.9% ऑक्सीजन है, और थोड़ी थोड़ी आर्गन गैसेस, कुछ अलग गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड जो लगातार बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सिर्फ 0.03% ये ऑन एन एवरेज है, लेकिन इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए, तो ये है हमारा वातावरण की संरचना या वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बहुत ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। सबसे नीचे का जो हिस्सा है, हम यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, इसकी बढ़ रही है हाइट या ऊंचाई। ठीक है, और जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पर बढ़ रहा है तापमान या टेम्परेचर। ये क्लियर हो गए। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ऊपर जाएंगे तो हाइट, ऊंचाई, और साइड में जाएंगे तो तापमान या टेम्परेचर। अब सबसे पहले आप इसकी संरचना को या इस वायुमंडल को कैसे विभाजित किया है हाइट के हिसाब से, वो देख लेते हैं। सबसे निचले स्तर पर आपको, सबसे नीचे लोवेस्ट बॉटम पोर्शन पर दिखेगा ट्रोपोस्फियर। इसकी हाइट वगैरह जो भी इसके स्पेशल फीचर्स है वो अभी आगे हम देखेंगे, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ध्यान रखिए सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर टी, उसके ऊपर है जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, उसके ऊपर है मेसोस्फियर मध्य मंडल, उसके ऊपर आता है थर्मोस्फियर या इसको आयनोस्फियर भी बोलते हैं। आयनोस्फियर इसकी एक परत ही है थर्मोस्फियर की, और सबसे ऊपर है एग्जोस्फियर जो लगभग बाहर यूनिवर्स में मिल जाता है, बहिर्मंडल इसे कहते हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपको समझ में TSMIE, ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में हाइट बढ़ती जाती है जैसे TSMIE। चलिए ये समझ में आया। अब हम डिटेल्स में एक एक को देखेंगे। एक बार इस फिगर को भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा फिर से देखें। हाइट का आपने देखा, ये जो लाइन जा रही है ना, ये है तापमान या टेम्परेचर की लाइन। ठीक है, इसको मैंने फिर से ट्रेस किया। तो जैसे जैसे यहाँ पर हाइट बढ़ रही है ट्रोपोस्फेयर में, आप देख सकते हैं तापमान घट रहा है।
इसीलिए माउंट एवरेस्ट पे तापमान बहुत कम है टेम्परेचर, या सियाचिन ग्लेशियर पे -40 डिग्री तक है। फिर जैसे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा फिर बढ़ रहा है टेम्परेचर, फिर वापस ऊपर जा रहे तो फिर घट रहा है, और आखिरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम डिटेल में देखते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल, इसकी कुछ खासियत, कुछ स्पेशल फीचर्स। 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज विद इन द 32 किलोमीटर। ये ट्रोपोस्फेयर की नहीं, जनरल आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 90% जो वायुमंडल है वो सिर्फ 32 किलोमीटर की हाइट तक ही है। ये है अगर पृथ्वी की सतह, तो यहाँ से 32 किलोमीटर तक 90% आपका एटमॉस्फेयर या वायुमंडल फिनिश खत्म हो जाता है। अब स्पेसिफिकली क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर के बारे में जब देखेंगे तो इसमें एक आप देख सकते हैं, ये ट्रोपोस्फेयर यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पे कम है ना, कहीं पे इसकी मोटाई या परत थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, और कहीं पे थोड़ी सी कम है। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रोपोपॉज करके जो हिस्सा है इसका, वहाँ पर एक तरह से ये यूनिफॉर्म हो जाता है, या फिर वहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और उसकी हाइट है 8 किलोमीटर जो पोल पर है। तो पोल पर ट्रोपोपॉज की हाइट कम है, और भूमध्य रेखा या आपके ध्रुव से लेके जब हम भूमध्य रेखा पे आएंगे, इक्वेटर, यहाँ पर ज़्यादा है इसकी हाइट। तो किस तरह से एक ये अंडाकार इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो है, ठीक है। चलिए, तो ट्रोपोपॉज की खासियत क्या है, अब फिर से एक बार आपको पिछले वाले उसमें दिखाऊंगा मैं। ये है ट्रोपोपॉज, ये है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो ट्रोपोपॉज में आपका टेम्परेचर हो रहा है कांस्टेंट। ट्रोपोस्फेयर में इस तरह से पीछे गया और पॉज हो गया, जैसे हम वीडियो को पॉज कर देते हैं ना, तो वहीं रुक जाता है, तो उसी तरह से टेम्परेचर वहीं रुक गया। ये अब टेम्परेचर वहीं रुक गया तो टेम्परेचर एक तरह से कांस्टेंट हो गया। तो हाइट तो बढ़ रही है बट टेम्परेचर या तापमान समान है, वो होता है ट्रोपोपॉज। और इक्वेटर पर यहाँ पर बनते हैं बहुत बड़े बड़े बादल, क्यूमुलोनिम्बस बादल, जिसका हम आगे आराम से पढ़ेंगे, इसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इसका भी देख लीजिए ट्रोपोस्फेयर किस तरह से होता है। अब ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादातर आप जानते हैं कि वायुमंडल उसी में ख़त्म हो गया, पहली बात। और जो मौसम से रिलेटेड जितने भी जैसे बादल बनना है, चक्रवात आना है, बारिश होना है, तो इस तरह के जितने भी फीचर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं पूरे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वो सब के सब ट्रोपोस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं, पहली लेयर में ही। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहली लेयर है ना, यहीं पर सारे बादल सब चीज़, मौसम रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सब यहीं पे ख़त्म, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। क्षोभ मंडल में जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है वो कैसे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाइट के साथ में घटता है, तापमान घटता है ऊंचाई के साथ, वो क्यों होता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही सूर्य की किरणें आई तो उसके लिए ये जो लेयर है ये है पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो हैं शॉर्ट वेव, और यहाँ से टकरा के, एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा, इस सरफेस से जब वापस ये किरणें जाती हैं तो वो हो जाती है लॉन्ग वेव। तो सूर्य से आई शॉर्ट वेव, और यहाँ से जो टकरा के पृथ्वी की सतह से जो वापस किरणें जा रही हैं वो हैं लॉन्ग वेव। अब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो ज़्यादातर गैसेस आपके क्षोभ मंडल में ही है, वो इन्हें सोख लेती हैं, ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। किन्हें? सिर्फ पृथ्वी से निकलती हुई आपकी दीर्घ तरंग वाली जो है, जिनकी भी रेडिएशन ज़्यादा है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली सारी तरंगे। तो अब अगर इन्हें अवशोषित कर लिया, उसे सोख लिया, तो क्या होगा? तापमान बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जिसकी वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से और वाटर वेपर की वजह से तापमान कैसे बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एक वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, तो उसका कारण पूरा का पूरा यही है। और वो सब कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। अगला हमारा टेम्परेचर जो लेयर है वो क्या है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। अब टेम्परेचर मेरे मुंह से निकला, टेम्परेचर की क्योंकि बात हो रही है हमारी, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर या तापमान। वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में है एक मोटी सी ओजोन की लेयर या ओजोन की परत। ये ओजोन परत काफ़ी ज़्यादा जो आपकी सूर्य की किरणें हैं और उससे जो टेम्परेचर, जो भी ऊष्मा है, हीट है, उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, उसे
अवशोषित या उसे सोख लेती है। और किस प्रकार की किरणें जो हमें हार्मफुल होती हैं, हमें खतरनाक या हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए जो खतरनाक हो सकती है वो है पराबैंगनी या यूवी रेज, उनको ये सब ऑब्जॉर्व कर लेती है। ओजोन लेयर के बारे में हम सब जानते ही हैं, O3 इसका फॉर्मूला है। और ओजोन लेयर होने की वजह से ये जो यूवी रेस हम तक नहीं पहुंच पाती, उसी की वजह से जीवन एक तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर पॉसिबल हो सका है। ठीक है, ये होता है समताप मंडल में। तो क्योंकि यहाँ पे अवशोषित हो गई किरणें तो टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान इसका बढ़ गया ऑल्टीट्यूड या हाइट के साथ में। उसके ऊपर तो यहाँ देखा आपने, ये बढ़ा स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान। अब इसके बाद में आया एक स्ट्रेटोपोज। तो जब भी क्या होता है ना, ये जो लेयर, दो अलग अलग लेयर हमने जो बांट दी हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ तो ट्रोपोपॉज आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुआ तो स्ट्रेटोपॉज आ गया, और यहाँ पर ऊपर फिर आगे की लेयर्स हम देखेंगे तो इन्हें ही पॉज कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर एक तरह से पॉज हो जाता है, वो रुक जाता है जो भी इफेक्ट है टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर यहाँ पे तापमान बढ़ा। अब मेसोस्फेयर में जैसे एंटर हुए तो वहाँ पर कोई भी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ओजोन की लेयर नहीं है। तो इसका मतलब तापमान या ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए ऐसी कुछ भी कारण हमें नहीं दिख रहे हैं जिसकी वजह से तापमान बढ़े। तो जब ऊष्मा नहीं अवशोषित होगी, सोख नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगा जितने भी हीट है, तो फिर तापमान घटता जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा मेसोस्फेयर या मध्य मंडल में। फिर अगला आया थर्मोस्फेयर, बाह्य मंडल, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसकी लेयर को, यहाँ की जो लेयर है ना, उसे आयोनोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये दो नाम है, आप याद रख सकते हैं, आयोनोस्फीयर आयन मंडल या थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल। अब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ में। क्यों? क्योंकि गैसें जो है वो आयोनिक स्टेट में होती है, यानी उनका आयनीकरण हो जाता है। आयनिक अवस्था में जब गैसें होंगी तो क्या होगा, वो किरणों को फिर से सोख लेंगी। जब आयोनाइज्ड फ्री आयंस घूमेंगे तो वो क्या होंगे, चार्ज्ड होंगे पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स हीट एनर्जी या किसी भी टाइप की एनर्जी उसको अब्जॉर्ब करते हैं। इसकी हाइट जो है लगभग 800 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसका एग्जैक्ट अभी 80 से 640 किलोमीटर है, वो आगे बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो हाइट एक बार आपको मैं पहले चित्र में बताऊंगा। यहाँ पर ये लगभग 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर हो गया, फिर यहाँ पे 50-60 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ऊपर लगभग यहाँ तक मेसोस्फेयर है आपके 80, और उसके ऊपर फिर काफ़ी ऊपर तक जाता है। ये 600 बताया नहीं है आगे, इस पिक्चर में आगे मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर 640 किलोमीटर तक जाता है। तो ये था थर्मोस्फेयर हमारा। क्यों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है हम ये समझ गए। अब इसी की लेयर जो आयनोस्फेयर मैंने बात की थी, आयन मंडल, 80 से 640 किलोमीटर। यहाँ पर है आयोनिक लेयर्स या आयनिक परतें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो, आप बहुत ध्यान से कान खोल के एकदम सुन लीजिए इसे। जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल इसी वजह से है, वरना पृथ्वी पे कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ पर कैसे रेडियो प्रसारण हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है। इसका होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन रेडियो वेव्स का। तो यहाँ पे बहुत सारे आयन्स घूम रहे हैं, और वो ये जो रेडियो वेव्स यहाँ से आती टकराती है और इससे वापस पृथ्वी की सतह की तरफ परावर्तित हो जाती हैं। और इसी लेयर में कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट्स वो हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो रेडियो संचार में उपयोगी समझ में आ गया आपको। इससे आगे एक प्रश्न भी आपसे पूछने वाला हूं मैं। अगले जो आयोनोस्फीयर का थोड़ा सा और हल्का सा बताया तो मैं कि कैसे आयोनोस्फीयर या फिर इसका आयोनाइजेशन होता कैसे। बहुत ही हाई एनर्जी की सनरेज, यानी सूर्य की किरणें जिनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, और कॉस्मिक रेज जो यूनिवर्स से आती हैं, दूसरे ग्रहों से या दूसरी कई बार गैलेक्सीज से भी आती हैं, है ना। वहाँ से जो ये सब किरणें आती हैं ये आके टकराती हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो ये आई ऊर्जा इस मॉलिक्यूल में, इस पे टकराई, इस परमाणु पे, और इसके अणु अलग अलग हो गए। ठीक है, अब उसमें से कुछ पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव आवेशित जो अणु बन जाते हैं या फिर जो आयनाइज पार्टिकल्स होते हैं वो ही इस आयन मंडल का पार्ट बनते हैं। ठीक है, आयन मंडल किसका है, थर्मोस्फेयर का एक पार्ट है, जो लेयर आपको मैंने बताई थी। चलिए, अब इसके बाद में अगला, तो ये फिर से वही एक तरह से चित्र है जो हमने अभी देखा। अब इसमें जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है एग्जॉस्फेयर, 640 किलोमीटर से ऊपर। तो जहाँ आयन मंडल या थर्मोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ से ऊपर फिर एग्जॉस्फेयर, बहुत ही हाईली रेयरफाइड एटमॉस्फेयर, बहिर्मंडल, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक विरल वातावरण, ना के बराबर बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वायु के या फिर किसी प्रकार का वायुमंडल तो है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है।
तो क्या होगा, एयर नहीं होगी अगर, तो वहाँ पर आपको ये टेम्परेचर फील नहीं होगा, वो तापमान ज़्यादा हो या कम हो वो फील नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तापमान अत्यधिक बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि सीधे सीधे कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर वो है बची नहीं वातावरण की, और सीधे सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज भी होंगी, उसमें बहुत सारे रेडिएशन भी होगा, वो सब सीधे यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया टेम्परेचर हाई क्यों होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस संरचना से अलग, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना भी है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ऑरोरा या ध्रुवीय प्रकाश या ध्रुव प्रभा जिसे कहते हैं, ये कहाँ पर ही पाया जाए, तो उच्च अक्षांशों पर। तो ये है मान लीजिए पृथ्वी, तो यहाँ पर नहीं पाया जाएगा, ये मतलब आपकी भूमध्य रेखा के आसपास नहीं पाया जाएगा, ना ही उष्णकटिबंधीय रेखा पर, ये पाया जाएगा हाई लैटिट्यूड्स पे, यहाँ पर जो उच्च अक्षांश है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों में, यहीं पर ये पाया जाता है। इस तरह की चमकती कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं, जैसे कि आप जो नॉर्दर्न यूरोप है, नॉर्दर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है ना, उनके नाम मुझे बताइए आप जल्दी से कमेंट में, जहाँ पर ये फेमस है। तो अब ये क्यों होता है, तो ये देखिए, ये पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ से आता है बहुत सारा सौर ऊर्जा या सौर एक तरह से तूफान, जिसे सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं, सोलर विंड, और ये आकर टकराती हैं इससे। अब पृथ्वी की, अभी दिखाता हूँ अगला आपको चित्र, उसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि उससे क्या होता है। सौर पवन में प्लाज्मा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन होते हैं, और वो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर या चुंबकीय क्षेत्र से क्रिया करते हैं। अभी ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर जो एरिया है हाई लैटिट्यूड पर, यहाँ पर काफ़ी गहन है जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जो क्रिया करते हैं उससे लाइट या प्रकाश निकलता है, और प्रकाश उत्सर्जित होता है इन आयनित कणों से। इसी प्रकार ये, इसीलिए ये उच्च अक्षांशों पर दिखाई देते हैं कलरफुल लाइट्स। चलिए जल्दी से थोड़े से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट बढ़ी, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी तो टेम्परेचर कम हुआ। ये है टेम्परेचर या तापमान, और ये है हाइट या ऊंचाई। अब ये क्यों होता है, एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो सतह है सिर्फ उसी से एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में ऊष्मा या उसकी गर्मी, उसको गर्म किया जा सकता है, ये चीज़ है। फिर ऊपरी जो सतह है वायुमंडल के एटमॉस्फेयर की, उसमें नमी है, कोई मॉइस्चर है, या फिर वहाँ पर कम घनत्व है वायु का, तो वहाँ पर जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो बहुत कम है। कौन से कारण है, इसमें पहला और तीसरा कारण आपको बिल्कुल सही लगेगा कि वायुमंडल, अब हमने देखा था कि जब वो लॉन्ग वेव रेडिएशन टकरा के निकल रही थी ना पृथ्वी की सतह से, सिर्फ उसी से ऊष्मा अवशोषित हो रही थी, या कोई भी गर्मी जो है तापमान उससे बढ़ रहा था, तो ये तो सही है। अब नमी तो नहीं होती है, ये तो हम जानते हैं ऊपरी वातावरण में, और यहाँ पर वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये हमें पता है। तो फर्स्ट और थर्ड इज द आंसर, राइट। चलिए, जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, वाई। तो जेट एयरक्राफ्ट जो है समताप मंडल में आसानी से उड़ान भरते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल में सारे के सारे क्लाउड, जितने मौसम से रिलेटेड फिनोमिना है वो सब उसी में होते हैं, चक्रवात आना, जो भी होना है, पानी गिरना। तो ये तो सही हो गया, पहला वाला सही लग रहा है। सॉरी, इसमें ये बोल रहा है कि क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा है, तो पहला वाला गलत हो गया। ये तो ट्रोपोस्फेयर में होता है ना, क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में नहीं होता है ऐसा, तो पहला वाला गलत हो गया। अब ये कि नो वर्टिकल विंड्स इन लोअर एटमॉस्फेयर, तो अगेन वही मौसम से रिलेटेड कोई भी फिनोमेना नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाला सही लग रहा है कि हाँ, ऊपर की तरफ कोई ऊर्ध्वाधर वायु वगैरह कुछ नहीं होगी वहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सा सीधा अपना समताप मंडल है। तो इसका आंसर सेकंड करेक्ट होगा। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब आपके लिए एक प्रश्न है जो कि अगेन यूपीएससी का, सारे आपके लिए स्टैंडर्ड प्रश्न उठाए हैं मैंने, अब इसका आपको उत्तर मुझे देना है। तो लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर फैसिलिटेट्स रेडियो कम्युनिकेशन, यानी जो आयन मंडल है वो रेडियो संचार में कैसे सुविधा प्रदान करता है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज रिफ्लेक्शन, तो ओजोन की वजह से परावर्तन होता है रेडियो तरंगों का, क्या ऐसा होता है। और रेडियो वेव्स हैज लॉन्ग वेवलेंथ, या फिर रेडियो वेव की जो तरंग दैर्घ्य है वो दीर्घ है। अब इसमें से कौन सा सही उत्तर है वो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आपको अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सीएससी का टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमसे इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस न्यू वीडियो, विल बी कमिंग बैक एंड स्टे ट्यून्ड टू CSE। थैंक यू सो मच।